नमस्कार। आज आपसे हम बहुत ही एक सिंपल और आम आदमी से जुड़े हुए सवाल को पूछते हैं और शेयर करते हैं। रमेश काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा था, ख़रीदा था और उसको पेमेंट में जो सेल डीड में एक चेक का ज़िक्र था, चेक के ज़रिए पेमेंट किया था उन्होंने। लेकिन अगले एग्ज़ीक्यूशन होने के अगले दिन जो सेलर है वो उनको अप्रोच करता है और ये कहता है कि उसको कैश की ज़रूरत है, वो बैंक में नहीं डाल सकता और फिर वो पूरा का पूरा कैश लेता है और चेक को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर 2-3 महीने के बाद वो इनसे कहता है कि भाई चूँकि हमें पेमेंट मिला नहीं है चेक के ज़रिए जो चेक का ज़िक्र हुआ है। और फिर बाद में वो एक पुलिस कंप्लेन लॉन्च करता है जिसमें वो कहता है उसका चेक खो गया है। और फिर 1 साल के बाद वो कोर्ट चला जाता है और सेल डीड कैंसिलेशन की बात करता है कि फ्रॉड किया गया है उसके साथ और उसको पेमेंट नहीं मिला है। तो वो बहुत परेशान थे। और ये रमेश मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और यूपी से हैं। तो मैंने उन्हें सलाह दिया। फिर जो सवाल निकल के आता है कि क्या सेल डीड वॉइड हो जाएगा अगर उसमें कंसिडरेशन अमाउंट नहीं है तो, या अगर सेल डीड में जो अमाउंट का जिक्र है वो अगर पे नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, या जो रमेश की कंडीशन है उसमें जो सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने सेल डीड को डिफेंड करना चाहिए, या अगर वो सेलर चला जाता है या बायर चला जाता है, इस तरह की सिचुएशंस में अपने को हम कैसे, और क्या लॉज हैं जो आपको मदद कर सकता है। ऐसा ही एक मध्य प्रदेश से एक सवाल मेरे पास आया था लतीफ़ का, जिसने कहा कि उनके भाई ने एक फैमिली प्रॉपर्टी बेच दी है और उसका शेयर नहीं दे रहा उन्हें, और उन्होंने ये भी बताया कि जो सेल डीड हुआ है सेल डीड में उसने साइन नहीं किया है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं सेल क्या है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले एक जजमेंट पढ़ रहा था, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है और जस्टिस पारदीवाला का लिखा हुआ जजमेंट है। और जज पारदीवाला के पास को एक नेचुरल फ्लेवर है उनके जजमेंट राइटिंग में, जो रीजनिंग होती है बहुत बढ़िया होती है और बढ़िया जजमेंट लिखते हैं। ही इज़ ब्लेस्ड विद द आर्ट ऑफ राइटिंग गुड जजमेंट एंड गिविंग गुड रीजनिंग, डिस्कसिंग ऑल द लॉज। और ये जजमेंट जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये 12 सितंबर 2025 का, अभी पिछले सप्ताह का है। और मैं लेटेस्ट जजमेंट से ही ज़िक्र करता हूँ और आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। तो आपसे तभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ या अपने इश्यूज़ मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए, ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो जो जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट को थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए तो फिर जो सवाल हमने आपसे रमेश के लेकर किया था वो उसको समझने में सुविधा होगी। 14/6/1973 को एक सेल डीड एग्जीक्यूट होता है जिसकी बेसिस पर सेल बायर ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी का ऑनर है, जबकि सेलर का ये कहना है कि उसने कोई सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं किया और उसको कोई कंसिडरेशन अमाउंट मिला ही नहीं। उसको 1983 में पता चलता है इस बात का कि कोई सेल डीड बायर क्लेम कर रहा है ऑनरशिप अपने उस सेल डीड की बेसिस पर। तो 84 में वो एक केस दायर करता है जिसमें वो इंजंक्शन का कहता है कि उसके पीसफुल पोजीशन को, जो उसका कब्जा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और साथ में ये कहता है कि जो वो सेल डीड है, सेल डीड जो जो हुआ है वो उस पर बाइंडिंग नहीं है और वो फ्रैडुलेंटली एग्जीक्यूटेड है। ये उसके डिक्लेरेशन मांगता है कि फ्रैडुलेंटली एग्जीक्यूटेड है। 7 साल तक मुकदमा चलता है। 1991 में जाकर सूट को डिसमिस कर देती है ट्रायल कोर्ट। अब वो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जाता है, वो 96 में अगले 5 साल के बाद वो अलाउ कर देती है और सूट को डिक्री कर देती है। सेकंड अपील हाई कोर्ट के पास जाता है, वो भी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के डिक्री को अफर्म कर देती है। इसमें दो इशू इन्वॉल्व थे। पहला तो लिमिटेशन का था कि कहाँ से लिमिटेशन शुरू होगा, जिस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ वहाँ से, या 1983 में जब उसको पता चला था वहाँ से। और चूँकि ये पोजीशन में गए थे, पोजीशन मांगने गए थे या पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करने की बात की थी, तो 12 साल का सेक्शन होगा। तो इसको बहुत बढ़िया डील किया है, लेकिन ये बहुत लंबा डिस्कशन है इसमें, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि सेल डीड क्या वैलिड है जहाँ पे कोई कंसिडरेशन अमाउंट ही पे नहीं किया गया है।
इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैंने एक जजमेंट पे अपने एक वीडियो बनाया था और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, केवल कृष्णन वर्सेस राजेश कुमार, 2022 का जजमेंट है और इसको जस्टिस अभय ओका ने लिखा हुआ है। उसमें एक ब्रदर पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है एक प्रॉपर्टी को लेकर, जॉइंट प्रॉपर्टी को लेकर अपने दूसरे भाई को, और दूसरा भाई क्या करता है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जो कि उसको मैनेज करने के लिए दिया गया था, वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर उस प्रॉपर्टी के 2 सेल डीड करता है। एक कर देता है अपनी वाइफ के नाम और दूसरा सेल डीड कर देता है अपने बच्चों के नाम जो माइनर होते हैं। तो इस ये केस कल्मिनेट हुआ था और उसमें कोर्ट ने ये कहा कि देखो, जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो एक इसेंशियल पार्ट है, और चूँकि वाइफ की कैपेबिलिटी ही नहीं थी पे करने की, तो और वो कैश के पेमेंट की बात सारा में सभी जगह जिक्र होता है, तो कहा कि विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट सेल डीड वाइड है। तो इस जजमेंट में ये कहा गया कि सेक्शन 54 जो सेल को डिफाइन करता है वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने के एवज में सेल कंसिडरेशन अमाउंट की बात करता है, चाहे वो प्रेजेंट में पे हो या फ्यूचर में पे हो, पार्ट पेमेंट हो, पार्ट बाद में पेमेंट हो, बट कंसिडरेशन अमाउंट होना चाहिए और उसका पेमेंट होना चाहिए। अगर सेल डीड में रिसाइटल फ्यूचर पेमेंट का है तो वो भी वैलिड है, लेकिन अगर सेल डीड में रिसाइटल ये है कि पेमेंट हो चुका है और उस पेमेंट का कहीं कोई जिक्र, कोई प्रूफ नहीं है, या कोई लिटिगेशन के दौरान कोई प्रूफ नहीं किया गया है, कोई एविडेंस नहीं लाया गया है, तो कोर्ट ने कहा कि सेल डीड वाइड होगा बिना कंसिडरेशन अमाउंट के। और जो डॉक्यूमेंट वाइड होता है उसको चैलेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती, उसके कैंसिलेशन के मांगने की ज़रूरत नहीं होती। और इसी जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि जो सेल डीड को वाइड अगर है तो किसी भी कोलेटरल प्रोसीडिंग में, जैसे पोजीशन की प्रोसीडिंग में भी उस पर फाइंडिंग दी जा सकती है, और जो सेल डीड बिना किसी कंसिडरेशन अमाउंट के होता है वो शेम होता है और उसको कोर्ट को इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेलिवेंट लॉज हैं वो सबसे पहले आप समझिए, जिससे कि आपको एक डिसीजन लेने में सुविधा हो जब भी आप इस तरह के मुद्दे को लेकर कोर्ट जाना चाहते हैं, या अगर आप एडवोकेट हैं कोर्ट में किसी अपने केस को डिफेंड करना चाहते हैं या प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है सेक्शन 54 है, जो सेल को डिफाइन करता है, और बड़ा सिंपल लैंग्वेज में दो लाइनों का डिफिनीशन है कि ये एक ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है इन एक्सचेंज ऑफ, उसके बदले में प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। मीन्स कि यहाँ पे है 4 कैटेगरी हो गई, लेकिन उसमें सेल प्राइस का होना इसेंशियल है, चाहे वो आज पे किया गया हो या फ्यूचर में पे करने की बात हो, या पार्ट अभी पे किया गया हो, पार्ट फ्यूचर में पे करने की बात हो। लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट का होना ज़रूरी है। बगैर कंसिडरेशन अमाउंट के, आपका वैसे भी है कि बगैर कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता, तो यहाँ पे भी अगर कंसिडरेशन अमाउंट पे नहीं हुआ है, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन होता है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन में जो रिसाइटल है वो पढ़ा जाता है, तो नॉर्मली ये लिखा होता है पैसा पे कर दिया है, तो उसको जब रजिस्ट्रार अपने सर्टिफिकेट इशू करता है जब भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो उसमें वो इस चीज़ का जिक्र करता है कि पैसा जैसे रिसाइटल में है वैसा हो गया है। तो फिर ये सारा प्रिजम्पशंस ये चला जाता है कि भाई कंसिडरेशन अमाउंट पे हो गया है, तो उसको रिबट करने के और इसको अदरवाइज प्रूव करने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की होती है जो ये कहता है कि उसे कंसिडरेशन अमाउंट पे ही नहीं। जिस पारदी वाले के लिखे जिस जजमेंट का जिक्र मैं कर रहा था आपसे, उस केस का नाम है शांति देवी वर्सेस जगन देवी, और ये 12 सितंबर 2025 का लिखा हुआ जजमेंट है, और इसका इंडिपेंडेंट साइटेशन है 2025 INSC 1105। तो जिस जगन देवी वाले केस में जो प्लेंटिफ जो क्लेम था कि प्लेंटिफ का कि भाई उसको कोई कंसिडरेशन अमाउंट पे नहीं किया गया और ये सारा फ्रेजमेंट ट्रांजेक्शन है, उसने तो कोई सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं किया है, जबकि डिपेंडेंट का क्लेम था कि ये सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ है, और उसमें जो कंसिडरेशन अमाउंट को लेकर रिसाइटल था कि उसके हस्बैंड ने, परचेजर के हस्बैंड ने वो पैसा पे किया था उसको,
और इसमें जो अटेस्टिंग विटनेस था, 2 अटेस्टिंग विटनेस थे, एक की डेथ हो गई थी और एक दूसरा जो था वो जो परचेजर है उसका ब्रदर था। तो वो विटनेस बॉक्स में पेश होकर सारी बातें करता है, जबकि जो उसका हस्बैंड था जिसमें ये क्लेम था कि भाई पैसा उसने पे किया, उसको एग्ज़ाम ही नहीं किया जाता है। तो कोर्ट ने देखा कि भाई कहीं से कोई ऐसा एविडेंस नहीं आ रहा है जिसमें कि सेल कंसिडरेशन अमाउंट को पे किया गया हो। और जो टेस्टिंग विटनेस में भी जो न्यूट्रल टेस्टिंग विटनेस था वो एग्जामिन हुआ ही नहीं है, या कोई ऐसा इंडिपेंडेंट विटनेस एग्जामिन नहीं हुआ जिससे कि जो क्लेम था बायर का उसको वो सब्सटेंशिएट हो पाए। तो इस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने कहा कि जो सेल डीड है वो वाइड है, विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट है, और उसके कैंसिलेशन के लिए प्रेयर करना सूट में ज़रूरी नहीं है। वो पोजीशन के या किसी भी कोलेटेड प्रोसीडिंग में इस इशू को डिसाइड किया जा सकता है। और कोर्ट ने फिर उस सेल डीड को नहीं माना और जो हाई कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का फैसला था उसको एफर्म किया, अपील को डिसमिस किया। तो यहाँ इस केस में हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कैटेगरिकल अप्रोच था कि भाई पहला कि कंसिडरेशन अमाउंट तो होना ही चाहिए, और कंसिडरेशन अमाउंट के पेमेंट का प्रूफ भी होना चाहिए, खासकर उस केस में जहाँ पे जो सेलर का ये कहना है कि भाई उसने कोई सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं किया, और या उसने किसी को अटॉर्नी नहीं दी कि वो उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट हो, और ये बात सब्सटेंशिएट होता है कि कोई कंसिडरेशन अमाउंट पेड ही नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा रमेश के केस में, वहाँ पे क्या था कि उसने चेक दिया था और चेक डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस था। चूँकि अगर सेलर वो से चेक भी लगा देता तो भी वहाँ पे क्लेम उसका मैक्सिमम ये हो सकता था कि वो उसको सेल अमाउंट के लिए वो क्लेम कर सकता। सेल डीड कैंसिल नहीं होता, और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन है उस केस में जहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट पेड नहीं हुआ है, वो कंसिडरेशन अमाउंट पेमेंट करने का और विथ इंटरेस्ट पेमेंट करने का प्रोविज़न है। तो वहाँ पे सेल डीड कैंसिल नहीं होता। लेकिन जहाँ पे कोई कंसिडरेशन अमाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वहाँ पे कोर्ट ये मानती है कि वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, चूँकि कोई कंसिडरेशन अमाउंट नहीं। तो इस बेसिस पर जब भी कोई सेल डीड से रिलेटेड क्वेश्चन हो और इस तरह के इश्यूज इन्वॉल्व हो, तो आप इन बातों का ध्यान रखें, चाहे आप बायर के रूप में कोर्ट जा रहे हो या सेलर के रूप में कोर्ट जा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।